सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5M सीरीज़ के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के बारे में है। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट and amend the law relating to the foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange uh, market in India. It was passed in 1999 in Parliament, replacing the Foreign Exchange Regulation Act, FERA. It will replace FERA. Third statement is that this act makes offences related to foreign exchange criminal offences. करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो यहाँ पे लाइक दिस एक्ट मेक्स ऑफेंसेस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, रादर सिविल ऑफेंस के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, जिससे कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल जो आपका लॉज डिफरेंट हैं तो उसके लिए एक लॉ लेकर आ गया था। एम क्या था कि जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट है उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, जैसे कि व्यापार होता है तो किस तरीके से पेमेंट हो उसको फैसिलिटेट करना, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सही तरीके से कैसे डेवलप करना। तो ये पूरे के पूरे देश के अंदर लागू होता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इट रिप्लेस फेरा एंड इट हैड बिकम इनकम्पैटिबल विद द प्रो लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 1991 के बाद से जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये पॉलिसीज जो हमने फॉलो की थी, उसके बाद से कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है दैट इज़ एबल टू डेवलप, उसके बाद से इस एक्ट को आपका लेकर आया गया था। एंड इट ऑल्सो पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। सो 2002 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया एंड विच ऑल्सो केम इन टू अफेक्ट दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इट केम इन टू ऑफेंस, इट केम इन टू वी कैन से कि अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 में ये आपका आया। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई प्रपोजेस फ्रेमवर्क टू रैशनलाइज मनी चेंजर्स ऑथराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अबाउट द गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे energy.world.com यहाँ से ये न्यूज़ आपकी ली गई है। सो इट इज़ एन ocean basin and marginal sea of Atlantic Ocean, mostly surrounded by North American continent. The southern US states of Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, which borders the Gulf on the north, often referred to as the third coast of the US. It is connected to part of Atlantic Ocean through a Yucatan Channel between US and Cuba and with the Caribbean Sea via Florida Strait between Mexico and Cuba. Again, you have to tell the correct answer. So it is connected to a part of Atlantic Ocean, through the Florida Strait. Yucatan नहीं है, rather there is a state named as Florida Strait, जो कि US और क्यूबा के बीच में है, एंड विद द कैरेबियन वाया यूकांतन पेनिसुला। अगर आप देखोगे ना मतलब यूकांतन चैनल इज़ देयर बिटवीन मैक्सिको एंड क्यूबा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिकॉज गल्फ ऑफ मैक्सिको अभी आपका न्यूज़ में था, दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। तो ऐसे टॉपिक्स आपके मैपिंग से रिलेटेड फ्रेम होते हैं। तो इट्स एन ओशियन बेसिन एंड मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशन, एंड ये खास तौर से मोस्टली सराउंडेड बाय द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सदर्न यूएस स्टेट्स ऑफ, ये जितने भी स्टेट्स है इसको सराउंड भी करता है, एंड इसे थर्ड कोस्ट ऑफ द यूएस भी कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद इंडियन एक्सप्रेस। सो यहाँ पे देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है विल बी इशूड इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ओनली एंड आर ट्रांसफरेबल। तो ये आपका ये ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब इट इज सेड कि इट विल बी ट्रांसफरेबल, इट विल नॉट बी ट्रांसफरेबल। द मिनिमम इशू साइज हैज़ बीन सेटअप एट ₹50 लाख। मिनिमम एप्लीकेशन साइज इसकी 10,000 है, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रिक्वायर्ड है टू बी अचीव्ड विल बी 75% ऑफ द फंड्स प्रपोज्ड टू द रेज्ड थ्रू द इशुएंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NPOs है, जो वी कैन से कि
जिनका मेन जो काम बिजनेस से रिलेटेड आपका नहीं, नाइदर दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नॉर दे आर पार्ट ऑफ मार्केट। तो मिनिमम जो इशू साइज़ है लगभग, अगर इस पे देखा जाए जो ये कूपन है दैट इज़ द मिनिमम इशू साइज़ है इसका 50 लाख रुपीज़। मिनिमम एप्लीकेशन जो साइज़ है वो 10,000 है, और सब्सक्रिप्शन जो रिक्वायर्ड है जो अचीव करना पड़ेगा अराउंड 75% ऑफ द फंड्स प्रपोज टू बी रेज थ्रू द इशुएंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, और ये क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट विल बी इशूड इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म एंड इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ लाइक टू बी यूज्ड बाय एनपीओज, इसको ऐसा नहीं कि मतलब यू कैन जनरेट issue, generate fund और it can be transferred, it is not transferable. why it's not transferable? because जो भी फंड आपने जनरेट किया है इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको फिर हम एक सिंगल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इट इज़ टू बी यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओस के द्वारा यूज़ करने की बात की गई है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर इफ़ इट इज़ टू बी यूज्ड इट्स बेटर कि कोई इसमें प्रॉफिट एम नहीं रखा गया है, तो इट्स नॉट ट्रांसफरेबल ऑल्सो एंड इट इज़ डीमेटेरियलाइज्ड, मतलब इट्स नॉट टू बी इन सम काइंड ऑफ अ फिजिकल फॉर्म एंड ऑल। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा जो है सही है। तो ये जो फैक्ट्स हैं दैट द मिनिमम इशू साइज 50 लाख, मिनिमम एप्लीकेशन साइज 10,000 एंड सब्सक्रिप्शन जो मिनिमम चाहिए दैट हैज़ टू बी अराउंड, दैट हैज़ टू बी 75% ऑफ द फंड्स प्रपोज किया गया है थ्रू द इशुएंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपका सही, ओनली 2 जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाइड्रोपोनिक्स। ये भी आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। हाइड्रोपोनिक्स रिफर्स टू द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल यूजिंग a water based nutrient solution and aggregate substrate or growing media like coconut, coir or perlite. It uses closed system that circulate water to make sure each seedling gets exactly the instrument it needs. Hydroponic system often use mineral wool as a cultivation substrate in hydroponic, but these wools are often non biodegradable and are produced using energy intensive process. तो यहाँ पे करेक्ट बताना। तो इफ़ यू फाइंड दिस, तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक का मतलब क्या है कि आप प्लांट्स को बिना सॉइल के हम यूज़ करते हैं। मतलब जैसे जनरली जो भी प्लांट होता है वो सॉइल पे ग्रो होता है, यहाँ पे क्या है कि प्लांट इज ग्रोन विदाउट सॉइल यूजिंग अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। मतलब इंस्टेड ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल में भी क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आप पानी या कोई सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए दैट इज़ अवेलेबल। तो ये है। एंड लाइक जैसे इसमें ग्रोइंग मीडिया लाइक कोकोनट, कॉयर और परलाइट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट ऑल्सो यूजेज अ क्लोज सिस्टम दैट रिसर्कुलेट वाटर टू मेक श्योर ईच सीडलिंग गेट एग्जैक्टली द न्यूट्रिएंट इट नीड्स। रिसर्कुलेशन भी होगा, मतलब जैसे मान लो कि एक ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्रिएट किया गया और इसके ऊपर इस तरीके से प्लांट्स जो है वो ग्रो किए गए, सॉल्यूशन में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जिससे कि ईजिली प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सके। सो ये इट विल यूज़ अ क्लोज सिस्टम जहाँ पे दैट विल रिसर्कुलेट वाटर टू मेक श्योर, मतलब पानी का रिसर्कुलेशन हो जिससे कि जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है सारे प्लांट्स को अवेलेबल हो। ये भी ठीक है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम ऑफन यूज मिनरल वुल एज अ कल्टिवेशन सबस्ट्रेट इन हाइड्रोपोनिक। मिनरल वुल का इस्तेमाल किया जाता है एंड ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। सो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस का मतलब होगा कि इसके क्रिएशन में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। जो मिनरल वुल्स शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसमें इट ऑल न्यूट्रिएंट्स जो कि चाहिए हाइड्रोपोनिक के लिए तो वो सारा इस मिनरल वुल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब इट्स कांट बी डिकम्पोज्ड, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। ये इसका फैक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें से ही हाइड्रोपोनिक के कंटेक्स्ट में ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ई सॉइल का कंसेप्ट है। अगर देखोगे ये भी आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। ई सॉइल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस बायोपॉलिमर मिक्सड विथ कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड पेडॉट। The advantage of e-soil is that it is very low energy consumption and not high voltage danger, electrically conductive cultivation substrate tailed for hydroponic cultivation। तो यहाँ पे देखो जनरली जो e-soil है, दिस e-soil कैन बी यूज्ड फॉर हाइड्रोपोनिक, जो अभी हमने डिस्कस किया वहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो रिसर्चर्स डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सॉइल टू इन्हांस crop growth. They have developed a new electronic soil that have found to increase the growth of the barley seedling by 50%। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सॉइल है, जिसको
बनाया गया है ये हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एट द पॉइंट ऑफ सब कुछ जैसे मान लो बार्ले का प्लांट है, उसको ग्रो करके एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि उसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया कि हाँ ठीक है, जो हाइड्रोपोनिक है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ई सॉइल किसकी बनी होती है? इसमें सेलुलोस है, बायोपॉलीमर्स हैं और कुछ और भी जो पॉलीमर उससे मिला होता है। पॉलीमर मतलब जनरली कुछ जो मोनोमर्स होंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स मिलके कई सारे मोनोमर्स बनाते हैं और ये जो मोनोमर्स हैं दे कंबाइन एंड दे फॉर्म पॉलीमर्स। तो इन पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके ई सॉइल बनाया गया। एंड ये क्या है, इसमें एनर्जी कंजम्पशन इज़ वेरी लो एंड नॉट हाई वोल्टेज डेंजर, कोई ऐसा डेंजर नहीं है। अब अगर इससे पहले देखा जाए तो जो ये मिनरल वुल बनाया जा रहा था जो हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए, वो एनर्जी इंटेंसिव है। तो ई सॉइल का इस्तेमाल इंस्टेड किया जा सकता है जो कि लो एनर्जी कंजम्पशन है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एंड ये लाइक फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसके ऊपर है ये भी न्यूज़। अगर आप देखोगे तो FIUIND इशू कंप्लायंस शो कॉज नोटिस टू 9 ऑफशोर FDSPs। तो सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, disseminating information relating to suspect financial transactions. It is responsible for coordinating, strengthening efforts of national and international intelligence, investigation and enforcement agencies in pursuing the global effort against money laundering and financing of the terrorism. FIUIND is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council headed by the Prime Minister. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट करती है टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, और दिस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होती है। इट इज़ अंडर फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये गलत हो गया। और ये सेंट्रल नेशनल एजेंसी जो कि कोई भी लाइक इंफॉर्मेशन है सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उस पर नज़र रखने का काम इस एजेंसी का होता है। मान लो कोई पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसमें कुछ गलत इस्तेमाल हो जाए तो ये सही है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को देखना है तो या टेररिज्म के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भी इट कैन बी लाइक इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का, कि जो भी मनी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं कोलिमा रिवर के ऊपर देख लेते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखा जाए इट्स अ रिवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा। कोलिमा रिवर की अगर बात की जाए तो इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरियन रिवर, ठीक है, साइबेरिया के अंदर है, मतलब रशियन पार्ट है जो वहाँ पे है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ कनाडा। कोलिमा इज फ्रोजन टू डेप्थ of several meters for about 250 days each year, becoming free of ice only in early June until October. The Kolyma begins at the confluence of Kulu and Ayan Yuriaks। ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे कोलिमा जो है इट फ्लो थ्रू द अपर कोलिमा हाईलैंड इन द अपर कोर्स लिविंग द माउंटेन एरियाज, इट फ्लोज रफली नॉर्थवर्ड अक्रॉस द कोलिमा लोलैंड। मतलब ये थोड़ा सा बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइक ये रिवर बहती कहाँ, रशिया का जो साइबेरिया रीजन है वहाँ पे ये आपकी बहती है। एंड द रिवर एम्प्टी इनटू कोलिमा गल्फ। ये कहाँ पे पानी पूरा जो जाता है वो है कोलिमा गल्फ। और कोलिमा गल्फ बेसिकली इट इज़ लोकेटेड, इट्स अ डिवीज़न ऑफ आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन में ये जाती है। तो ये थोड़ा फैक्ट याद रखना है कि और मिल कौन सी दो ये रिवर्स मिलकर उस रिवर को बनाती है। तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो हैं वो आपके फ्रेम होते हैं। 12th टेस्ट जो है एडवांस करंट अफेयर्स का वो आपका शेड्यूल्ड है कमिंग संडे को, वो क्रिएट हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो 12th टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है और टेस्ट रात को 9 बजे होगा और 11 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। एडवांस करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको अभी वेबसाइट बता दूँगी, या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। तो 50% ऑफ उसमें अभी आपका है, ठीक है। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। एंड ये जैसे ऐसे क्वेश्चन होंगे 2 साल के लगभग आपको कवर करना है, वो देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू कैमलियन ट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। दिस कैन डिसेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड्स लाइक फिंगरप्रिंट्स, फेस अनलॉक टू स्टील फोन्स पिन। Chameleon Trojan attaches itself to legitimate Android app like Google Chrome to avoid detection and run the code in the background. Chameleon Trojan bundles are undetectable in runtime, allowing it to bypass Google Protect alerts and security software running on the device. तो करेक्ट बताना।
सो दिस इज़ अ ट्रोजन, मतलब एक प्रकार से ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मतलब ऐप का, जैसे मोबाइल फ़ोन है उसमें जाके देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि काफ़ी सारा जो डेटा है वो डेटा को ये थेफ्ट कर सकता है। सो ये क्या है, दिस कैन डिसेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड, जैसे फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है, और फ़ोन के पिन को भी इट कैन ईजिली मतलब ये एक्सेस कर सकता है, फ़ोन के पिन को ये इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचा सकता है। कैमलियन ट्रोजन अटैचेज इटसेल्फ टू लेजिटिमेट एंड्रॉयड ऐप, जैसे गूगल क्रोम से अटैच कर देगा, जिससे कि इसको डिटेक्ट ना किया जाए बैकग्राउंड के अंदर। जैसे होता है ना कि आप ऐप आइडेंटिफाई करके फिर डिलीट करने का कोशिश करो, तो वो नहीं कर सकते। कैमलियन ट्रोजन बंडल्स आर अनडिटेक्टेबल, रन टाइम पे इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इवन जो गूगल प्रोटेक्ट अलर्ट है उसको भी ईजिली बाईपास कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स इसके सही है, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। सो यू कैन विजिट saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे जाना है। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इस पर भी 20% ऑफ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल 20% ऑफ है, और ये एडवांस करंट अफेयर्स 50% इसका ऑफ है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करके और आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज़ नहीं मिस करनी है। अगर आप 24 की तैयारी करें, 25 की तैयारी करें तो नहीं ज्वाइन करना है। इसमें टोटल आपके 50 टेस्ट हैं, 11 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। संडे को 11 बजे 12th टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है। उससे पहले कोशिश करो कि जो पुराने टेस्ट हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखो 11 टेस्ट मतलब 50, तो लगभग 550 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो जिसने नहीं किया है तो ऑलरेडी इतने टॉपिक्स वो पीछे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे आई विल बी योर मेंटर इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। और आपको क्या करना है, ये आपको बस ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेल कर देनी है, ठीक है। तो इस पे मेल करनी है, ये सारे सब्जेक्ट के आपके सोर्सेज क्या हैं, कैसे क्या कहाँ से पढ़ा है। जो भी 2025 की जिन्होंने तैयारी की है उनको इसका हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। 24 की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, उन्हीं को इसका हिस्सा जो है वो बनना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो। इन सारे सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ये कहाँ से पढ़ा है, कैसा क्या है, ये सोर्सेस जो है वो आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।